हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विलास एकेडमी। और आज हम हमारा जेनेटिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात है कि जब हम मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, राइट, मॉलिक्यूल, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके वजह से हेरिडिटरी इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए, राइट। डीएनए इज अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, डीएनए अब कैसा होता है, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, जब ये डीएनए, ठीक है, ये जो वर्ड है ये मिस्टर ने डिस्कवर किया, ये कॉइन किया उन्होंने, डीएनए को बताया कि जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन देने वाला डीएनए होता है। अब जो ये डीएनए है उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताने की कोशिश की कि एग्जैक्टली डीएनए क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं ग्रिफिथ, जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियाज के 2 स्ट्रेन्स लिए थे। ठीक है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, दैट इज एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन वॉज वायरुलेंट एंड आर स्ट्रेन वॉज नॉन वायरुलेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि जब उन्होंने एस स्ट्रेन चूहे में डाल के देखा, देखने के बाद पता चला कि माइस तो मर गया, ओके, इट डाइड। ओके, देन उन्होंने आर स्ट्रेन देखा डाल के, आर स्ट्रेन डालने के बाद माइस को कुछ नहीं हुआ, मतलब आर स्ट्रेन इज गुड, है ना, इससे भाई कुछ नहीं हो रहा है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, क्लियर है। अब आर स्ट्रेन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, एस स्ट्रेन प्रॉब्लमेटिक है। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट कर दिया ताकि इसमें जो कुछ भी प्रेजेंट रहा होगा, जो डिजीज कॉज कर रहा है, जो माइस को मार रहा है, वो खत्म हो जाए। अब ये देखते हैं कि जब उन्होंने एस स्ट्रेन हीटेड डाला तो आपका माइस जिंदा रह गया। फिर उन्होंने बोला कि अब कॉम्बिनेशन ये सारे तो हो गए, ये 3 तो उन्होंने ट्राई कर लिए। अब उन्होंने 4th केस में बेटा ये किया कि एस स्ट्रेन हीटेड और आर स्ट्रेन लाइव, ठीक है, इन दोनों को इन्होंने मिक्सचर करके डाला और माइस भी डालते देखते ही है कि माइस मर गया। ठीक है, तो अब उन्होंने बेटा एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, है ना, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, तो एस स्ट्रेन में जो डिजीज कॉजिंग थिंग थी, अब डिजीज कॉजिंग थिंग कहाँ रहेगी, ऑब्वियस बात है डीएनए में रहेगी। ठीक है, तो इसका जो डीएनए मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन में। गेटिंग, ये ग्रिफिथ साहब का मॉडल था जो हमें बताता है डीएनए इज ओनली द डिजीज कॉजिंग थिंग, और ये जो है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आ गई जब एस स्ट्रेन हीटेड आपने आर स्ट्रेन में मिलाया। आई होप ग्रिफिथ का मॉडल क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही सपोर्ट करते हुए एविडेंसेस प्रूफ दिए। ठीक है, ओस्वाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलॉयड एंड मैककार्टी। अब इन्होंने क्या बोला बेटा, आप क्या बोल रहे हैं, डीएनए ही है, ठीक है, डिजीज कॉजिंग थिंग, ठीक है, मान लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रोटीन्स एंड आरएनए। ठीक है, अब आरएनए प्रोटीन भी तो रहा होगा एस स्ट्रेन में, तो आप सिर्फ डीएनए ही क्यों बोल रहे हो। अब हम ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्यों हम डीएनए ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, आरएनएज एंजाइम डाला और इन्होंने देखा कि भाई आरएनए खत्म, और आरएनए खत्म करने के बाद जब ये एस स्ट्रेन डाला जा रहा होगा माइस में, तो माइस जिंदा रह रहा है, तो मतलब आरएनए का कुछ रोल कॉल नहीं है इसको मारने में। देन प्रोटीएज, प्रोटीएज डालने के बाद प्रोटीन खत्म, तो प्रोटीन अगर खत्म रह रहा है, ठीक है, तो भी माइस जिंदा रह रहा है। तो भाई एक चीज क्लियर हो गई कि मेरा आरएनए इज प्लेइंग नो रोल, मेरा प्रोटीन इज प्लेइंग नो रोल, एंड डीएनए, ओके, डीएनए इज द ओनली हेरिडिटरी यूनिट। ओके, सो दिस एकदम ये नोबल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लोगों ने किए ये बताने के लिए कि आपका डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी यूनिट है। ये दोनों प्रैक्टिकल्स बेटा आपको एक्सपेरिमेंट्स आ सकते हैं फॉर 4 मार्क्स, और ये एक्सप्लेन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हमारा डीएनए बेटा बनता किस किस से है। ठीक है, तो हमारा डीएनए बनता है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन से। ठीक है, अब आपके जो प्यूरिन्स रहते हैं ये रहते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, ये एडेनिन और गुआनिन रहेंगे, और पिरिमिडिन्स रहेंगे आपके थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, प्योर एजी, ठीक है, लाइक इफ यू आर सेइंग प्योर लव, प्योर एजी। ठीक है, पिरिमिडिन TUC, जहां पे थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन द स्ट्रक्चर ऑफ
RNA. ओके, देन शुगर, पेंटोज शुगर रहती है एंड फॉस्फेट ग्रुप रहता है. ठीक है, अब हमारे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, प्यूरिन और pyrimidine क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स. इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहता है इसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, तो अब ये जो शुगर है और न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, अब ये जो बॉन्ड रहता है ये प्रेजेंट रहेगा, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है. यहाँ पे आपका न्यूक्लियोटाइड रहेगा. ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड से ही आपसे फॉस्फोरस और शुगर, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन रहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे फिर बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस भी एक दूसरे से पेयर्ड रहते हैं. ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है कि आपका डीएनए क्या क्या कंटेन करता है? प्यूरिन, pyrimidine, शुगर, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, यहाँ तक के क्लियर होने के बाद बेटा हमारा जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है, ठीक है, हमारा जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है ये कैसे होता है? ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपका 2.2 मीटर्स का बेटा डीएनए रहता है. अब ये जो आपका 2.2 मीटर्स का डीएनए, मैम बोलोगे इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए हमारे एक एक सेल में कैसे जाता है? ठीक है, ये सोचने वाली बात है. तो क्या होता है कि देयर इज अ ऑक्टेमर. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये ऑक्टेमर है. ठीक है, ये ऑक्टेमर है जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है. ठीक है, एक 2 3 4, इसके पीछे भी 1 2 और बैक साइड में 3 4. ठीक है, ऐसा ऑक्टेमर रहता है. दिस इज H2A, H2B, H3, H4. ठीक है, ये जो ऑक्टेमर है बेटा इसके अराउंड आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल रहता है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है क्रोमैटिन मटेरियल, ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन, ये आपका डीएनए. ठीक है, ये पूरा बेटा ऐसे रेप्ट रहता है इसके ऊपर, एकदम ऐसे गोल 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 इसमें से रेप्ट रहेगा. और इसके बाद इसको ज्वाइन करता है हमारा एक और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट इज H1. ओके, इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए. और ऐसे ही बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर्स एक के बाद एक ज्वाइन रहेंगे और वो मिलके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में सेंटर वाला रहता है सेंट्रोमियर, एंड पोर्शन इट इज कॉल्ड एज टीलोमियर. ओके, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. तो ये सारा जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ये एकदम कॉम्पैक्टली पैक रह के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. आगे जब हम मूव करते हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लिया, अब हम हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ठीक है, तो हर्शी और चेज ने भी यही चीज़ क्लियर किया कि डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल विच कॉजेज अ डिजीज. ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या लिए भैया? उन्होंने लिए आपके प्रोटीन कोड्स. ठीक है, पहले तो उन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज. ओके, बैक्टीरियोफेज लेने के बाद उन्होंने बेटा 2 एलिमेंट्स यूज किए. एंड व्हाट वर द 2 एलिमेंट्स? ठीक है, उन्होंने एक यूज किया आपका सल्फर 35, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सल्फर 35, और उन्होंने यूज किया आपका फॉस्फोरस 32. ये जो आइसोटोप्स है ये उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज किए. अब उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के कोट में, ठीक है, उसके जो प्रोटीनेशियस कोट रहती है ऊपर, उसको उन्होंने रेडियो लेबल कर दिया. किससे रेडियो लेबल किया? उन्होंने सल्फर 35. ठीक है, फिर उन्होंने फॉस्फोरस जो था, ठीक है, फॉस्फोरस 32 जो था उससे उसका डीएनए को इन्फेक्ट किया, डीएनए को रेडियो लेबल किया. ओके, अब वो क्या करते हैं बैक्टीरिया, ई कोलाई के बैक्टीरिया पे, ओके, ई कोलाई में वो इंड्यूस करते हैं, उसको इन्फेक्शन इंड्यूस करते हैं. ठीक है, इन्फेक्शन इंड्यूस करने के बाद उस पर्टिकुलर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरियाज को आइसोलेट करा जाता है, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या समझ में आ रहा है? रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट, क्योंकि डीएनए नीचे सेटल होगा. ठीक है, तो सुपरनेटेंट ऊपर है, तो ऊपर वाले में अगर आपका ऊपर सुपरनेटेंट आपको मिल रहा है रेडियो लेबल, इसका मतलब डिजीज कॉज नहीं हुई है भैया. लेकिन अगर आपको मिल रहा है पैलेट, मतलब आपका जो सुपरनेटेंट मतलब ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, पैलेट मतलब जो नीचे सेटल हुआ है, नीचे जो सेटल हो रहा है बेटा वही आपका डीएनए है.
और अगर डीएनए नीचे सेटल हो रहा है तो डीएनए इज द ओनली थिंग विच इज कॉजिंग द डिजीज, ठीक है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, कंक्लूजन निकला, एंड प्रोटीन्स आर नॉन जेनेटिक मटेरियल, ये कंक्लूजन निकला। यहाँ तक के क्लियर है। फर्दर ये हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट है जो यही बता रहा है कि डीएनए इज द ओनली थिंग दैट इज कॉजिंग यू द डिजीज, ओके। फर्दर we see Watson and Crick shown that DNA replication was semi-conservative in nature। अब वॉटसन एंड क्रिक ने बता दिया भैया कि सेमी कंजर्वेटिव है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, मतलब ये समझिए आप कि मम्मी का डीएनए इज दिस, ओके, एंड पापा का डीएनए इज दिस, ठीक है। अब ये जो ब्लू ग्रीन डीएनए है बेटा, उससे कुछ ऐसी डॉटर सेल्स बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मम्मी और पापा का 50-50% डीएनए आ रहा है, मतलब कंजर्व तो हुआ है, पापा का 50%, मम्मी का 50%, इसलिए वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि सेमी कंजर्वेटिव है भैया, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अच्छे से प्रूव किया। उन्होंने बैक्टीरियल जो डीएनए था उसको ऐसी कंडीशन में ग्रो किया जहाँ पे जो ग्रोथ मीडियम था वहाँ पे नाइट्रोजन 15, ठीक है, ये ज़्यादा था, ठीक है। ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन वाइज देखा जा रहा है कि N15 ज़्यादा था, ठीक है। N15 ज़्यादा था तो भैया डीएनए भी आपका कैसा बनेगा, N15 वाला, ठीक है। डेंसिटी आपने चेक की तो डेंसिटी भैया काफ़ी हाई आई इसकी, ठीक है। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं वो अब उन्होंने ऐसा किया कि N15 मतलब टारगेटेड उन्होंने N15 में ही ग्रो किया तो आपका डीएनए N15 वाला बना, ठीक है। फिर उन्होंने N14 में ग्रो करके देखा, तब उनको पता चल रहा है कि भैया N14 में ग्रो करने के बाद हमें चीज़ें ऐसी दिख रही है कि N14 N15 का इंटरमीडिएट बैंड बना है, N14 N15 का इंटरमीडिएट बैंड बना, ठीक है। N14 N15 का इंटरमीडिएट बैंड बना है क्योंकि अब आपने नॉर्मल कंडीशंस में उन्हें ला दिया है, ओके। अब इसके बाद जो आपके बैंड्स बनते हैं वहाँ पे दो आपके न्यू बैंड्स बनेंगे और दो बैंड्स आपके इंटरमीडिएट वाले बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो डेंसिटी है अब ये इंटरमीडिएट आ गई, ठीक है। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको 50% N14 N15 ही देखने के लिए मिलेगा और 50% आपको दूसरा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब आपका एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है, क्योंकि अब ये नॉर्मल में है तो ये N14 ही बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो है ये 50% तो एज इट इज़ रहे लेकिन 50% चेंज हो गए, ठीक है। दैट वॉज द मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट वेयर दे हैव ग्रोन इन द नाइट्रोजन 15, ये वाले कॉन्सेंट्रेशन में उन्होंने ग्रो किया। N15 वाला जब ग्रो होता है तो ऑब्वियसली डीएनए वुड बी कंटेनिंग N15, ठीक है। फिर यहाँ पे N14 N15 नॉर्मल कंडीशन आ गई और फिर नॉर्मल कंडीशन में N14 कंडीशन में 50% N14 एंड 50% N14 and 15, ठीक है। तो ये उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया इस तरीके से, ओके। अब फर्दर वी विल सी हाउ डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स। अब बेटा डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि डीएनए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज ही कैटेलाइज करता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनटू द 5 to 3 डायरेक्शन, क्लियर है। देन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेप्लिकेशन फोक बनता है, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं जिनको लैगिंग स्ट्रैंड को ही हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। तो मैडम अब आप इसको बताएंगे कैसे, ठीक है। इसको हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा डीएनए है A T G C C C T A T C, ठीक है। देन G G A T A G, ओके। ये हमारा डीएनए बन के रेडी है, ओके। अब ये जो हमारा डीएनए बन के रेडी है, ठीक है, यहाँ से बेटा ये जो इतना फोक बन के खुला है ये तो पूरा पहले डीएनए था, ठीक है। अब ये जो फोक बन के खुला है ये फोक बन के किसके वजह से खुलता है, तो सबसे पहले इसको खोलने के लिए जो एंजाइम आता है बेटा दैट इज हेलिकेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम आता है, हेलिकेज। हेलिकेज आया और उसने सबको
अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स थे उसको ब्रेक कर दिया। सेकेंडली देयर इज अ एंजाइम कॉल्ड एज टोपोआइसोमरेज। क्या बोला मैंने? टोपोआइसोमरेज। ये जो टोपोआइसोमरेज है ये भी आया और इसने फिर से स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, और अब वो जो वापस बाइंडिंग ना कर पाए इसलिए इतना उनमें डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये दो चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बेटा अब क्या होगा? AGTCG, ठीक है। अब क्या होगा कि इफ दिस इज 5' to 3' वाला एंड एंड दिस इज 3' to 5' वाला एंड, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने लगता है, यहाँ पे अब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पे लगेगा। अब 5' to 3' जो आपका स्ट्रैंड बनेगा बेटा, ये तो कंटिन्यूसली बनते जाएगा और बनते ही जाएगा, ठीक है, इसको आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अब जब आपका क्या हो रहा है, ये वाला स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, 3' to 5', ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपका पॉलीमरेज आके लगता है तो पहले क्या करेगा वो, ये 3' to 5' है, ठीक है, तो अब ये बनेगा कहाँ से? 5 to 3' ही सिंथेसाइज होगा, राइट। तो यहाँ से 5' to 3' ये बन के रेडी हो गया। फिर ये बनेगा यहाँ से 5' to 3', ठीक है, फिर ये इधर से खोलते जाएगा, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर 5' to 3', फिर 5' to 3', तो ऐसे बहुत सारे बेटा फ्रेगमेंट्स में डीएनए बनेगा, क्योंकि ये इधर बना रहा है, ये उल्टे डायरेक्शन में बना रहा है, 5' to 3' इधर, 5' to 3' इधर, फिर ये उसके लिए उतना उतना खोलते जा रहा है बेटा डीएनए, फिर 5' to 3', फिर 5' to 3', तो ऐसा ये पीछे पीछे जाते जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे आपके, ठीक है। इन्हीं फ्रेगमेंट्स को आप कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये वाले इस स्ट्रैंड को आप कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और इसी फ्रेगमेंट को आप कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे इनको बाद में आपको चिपकाना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसको आप चिपकाते हैं थ्रू लाइगेज। एक आपका एंजाइम आता है लाइगेज, जिसको आप मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, लाइगेज, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर है, आपको कोई भी डाउट नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन बी आस्क्ड। हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं। किसका क्या काम है आपको ये याद रखना है। डीएनए पहले खुलता है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज उसको अलग कर देता है, वापस रिबाइंड नहीं होने देता है, लाइगेज आता है चिपकाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। क्लियर है। फर्दर when we move we see transcription, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा बेटा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन के दो रीजन होते हैं, दैट इज प्रमोटर और टर्मिनेटर, ठीक है। प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर को हम रेड से दिखा देते हैं, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। अब भैया प्रमोटर जो है वो प्रमोट करेगा, सीक्वेंस बनाना प्रमोट करेगा, प्रमोटर के साइड से प्रमोशन और टर्मिनेटर के साइड से टर्मिनेशन। लेकिन मैम डीएनए कहाँ से कहाँ बनता है? 5' to 3' बनता है, 5' to 3', ओके, ठीक है, 5' to 3' बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले इसको नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड और इसको नाम दिया है टेम्पलेट, ठीक है। अब भैया यहाँ पे नाम पे नहीं जाना है आपको, है ना, नाम पे नहीं जाना है आपको। क्यों? क्योंकि हमने कोडिंग स्ट्रैंड इसको नाम दिया है सिर्फ खुश रहने के लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, तो देखिए प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में बेटा जो जीन बनता है उसी को आप कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब यहाँ पे कोडिंग हमने इसको नाम दिया, लेकिन भैया इसमें कुछ कोडिंग वोडिंग हो नहीं रही है, सिर्फ इसको नाम दिया कि भैया आप खुश रहो। मेन काम का है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका 5' to 3' ही आपका जो है डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस हो रही है ना, दैट विल हैपन 5' to 3' में ही ये चीज़ें होगी, ठीक है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये 3 रीजन्स होते हैं। प्रमोटर से स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर पे एंड होता है, टर्मिनेटर से तो कुछ शुरुआत हो ही नहीं सकती भैया, तो ये कोडिंग है और ये टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। क्लियर है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, 5' पे लगेगा, 3' पे खत्म करेगा, ठीक है। अब ये पोलैरिटी हो गई, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? 3' to 5' होती है। कोडिंग स्ट्रैंड जो रहते हैं
उसमें थाइमिन नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला भैया थाइमिन? क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं ना। थाइमिन क्या करेगा? यूरिया सेल काम का है, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ तक कि आई होप आपको सब क्लियर है। लेकिन यही चीज़ जब ह्यूमंस में होती है बेटा, ये जो है ये पॉलीसिस्टोनिक है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। मतलब ऐसा समझिए कि आपने एक चीज़ से मल्टीपल चीज़ें कंट्रोल कर रखी है, ठीक है। मैं एक स्विच दबा रही हूँ मेरे घर का और वो पूरे लाइट फैन सब ऑन कर दे रहा है, दिस इज पॉलीसिस्टोनिक, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है बैक्टीरियल सेल्स में। लेकिन आप जब ह्यूमंस में बात करते हैं तो ह्यूमंस में आपको थोड़ा सा ये देखने के लिए मिलता है कि थोड़ी सी मोनोसिस्टोनिक चीज़ें हो जाती है। मतलब एक स्विच से भैया एक ही काम होने वाला है, एक बटन दबाओगे तो लाइट ही जलेगी, एक बटन दबाओगे तो फैन ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ा है। और बैक्टीरिया में जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज क्वाइट ईजियर, ठीक है। अभी क्योंकि हमें पॉलीमरेज की ही बात अगर हम ह्यूमंस में करेंगे बेटा, ठीक है, पॉलीमरेज की ही बात हम जब ह्यूमंस में करेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, जहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट होता है, प्रमोटर पे बाइंड होता है आपका सिग्मा, ठीक है, फिर इलॉन्गेशन होता है, मतलब धीरे धीरे वो पॉलीमरेज आके लगेगा, फिर वो चेन कंप्लीट होगी, न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे, फिर टर्मिनेशन हो जाएगा। ये टर्मिनेशन पे जब रो आके बाइंड होगा, ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। ह्यूमंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, ठीक है। रामत ऐसे नाम रखेंगे आप, ठीक है। आरएनए, ठीक है, mRNA, ठीक है, और tRNA ऐसे सिंथेसाइज होता है ह्यूमंस में, ठीक है। थोड़ा सा जो एक प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बैक्टीरियाज में, और बैक्टीरियाज में इट इज ईजियर, ह्यूमंस में इट इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया। प्रमोटर में बाइंड होता है सिग्मा, तो प्रमोटर स्टार्ट करता है वर्किंग, ठीक है। कोडिंग स्ट्रिंग भैया कोई लेना देना नहीं है, टेम्पलेट स्ट्रिंग से ही लेना देना है। इलॉन्गेशन मतलब आरएनए पॉलीमरेज आके चीज़ें बढ़ावा देता है, चीज़ों को बढ़ावा देता है। टर्मिनेशन, रो आता है, टर्मिनेट कर देता है। क्लियर? नाउ वी सी जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या होते हैं भैया? ठीक है, जेनेटिक कोड होते हैं बेटा ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट कोडॉन्स रहते हैं फॉर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ट्रिपलेट कोडॉन्स रहेंगे अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। आई होप कि यू आर कीपिंग द चार्ट, ठीक है। UCAG, ठीक है, फिर UCAG, इस तरीके से आपका वो चार्ट बना हुआ है, और उसी से आपके 64 टोटल अमाइनो एसिड्स क्रिएटेड है, ठीक है। 64 कोडॉन्स फॉर द अमाइनो एसिड क्रिएटेड है, सॉरी फॉर सेइंग 64 कोडॉन्स बने हुए हैं आपके, ठीक है। अब 64 कोडॉन्स में से आपके जो 3 कोडॉन्स रहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स या स्टॉप कोडॉन्स। UAA, UAG, UGA, ये आपके कुछ भी काम के नहीं होते हैं। 61 अमाइनो एसिड्स आपके काम के रहते हैं। 61 कोडॉन्स कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। AUG, इसको हम स्टार्टिंग कोडॉन भी कहते हैं, दैट इज मिथियोनिन, इसको स्टार्टिंग कोडॉन भी कहते हैं। अब ये जो कोडॉन्स रहते हैं, इन्हें आप एक ही पोलैरिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। यही पोलैरिटी में इसको यूनिडायरेक्शनली रीड किया जाता है, और अगर आपने इसका डायरेक्शन चेंज करके रीड किया तो इसका जो मतलब है वो बदल जाएगा, ठीक है। देन आप देखेंगे कि एक जो कोड है, जैसे AUG, अगर ये कोड है तो ये मिथियोनिन को ही कोड कर रहा है, AUG, ठीक है। AUG जो है ये मिथियोनिन को ही कोड कर रहा है। AUG किसी और अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। लेकिन कुछ आपको ऐसे देखने मिलेंगे अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसमें 2 और मोर, ठीक है, 2 और more codons are coding for single amino acid, ठीक है। मतलब एक ही कोडॉन तो एक अमाइनो एसिड कोड करता है, सही बात है। AUG मिथियोनिन ही कोड करेगा, लेकिन हो सकता है फॉर एग्जांपल GUU भी मिथियोनिन ही कोड कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं 2 और मोर कोडॉन्स कोड द सिंगल अमाइनो एसिड। इसी प्रॉपर्टी को डीजेनरेटिव एंड यूनी एम्बिग्युअस प्रॉपर्टी भी कहा गया है, ठीक है। यहां तक क्या आपको क्लियर है? अब इसके बाद जब हम देखेंगे जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। अब जेनेटिक म्यूटेशन क्या होती है? अच्छा बेटा, एक और चीज हमने थोड़ी सी स्किप की है, जैसे DNA होता है, राइट। DNA में 2 चीजें रहेगी बेटा, यूक्रोमैटिन, ठीक है, यूक्रोमैटिन
और हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन जो रहेगा डेंस रहेगा, ठीक है, और इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इसमें ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्रॉस एक्टिवली पार्टिसिपेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये हेटेरोक्रोमैटिन नहीं करता, क्योंकि डेंस रहता है। डेंस रहता है तो मैडम क्या हुआ, मोटा बच्चा तेज तेज नहीं भागेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो इसलिए ये भी एक्टिव नहीं है। यूक्रोमैटिन पतला बच्चा है, लेस डेंस है, ठीक है, तो ये एक्टिव रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। तो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में फ़र्क यही होता है कि हेटेरोक्रोमैटिन इज डेंस और यहाँ पे गुत्था हुआ एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शनली और ट्रांसलेशन वगैरह इसमें नहीं दिखने मिलेगा। यूक्रोमैटिन में लाइट रहता है तो दिखने के लिए मिलता है। नाउ वी विल सी पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब पॉइंट, छोटा सा म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। छोटा सा म्यूटेशन भी आपको बहुत बड़ी चीज़ें कॉज कर देता है बेटा, ठीक है। जैसे कि अगर चेंज इन बेस पेयर, एक भी बेस पेयर में अगर चेंज हो रहा है तो वो सिकल सेल अनीमिया कॉज कर देता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है आपकी, ठीक है, वहाँ पे ग्लूटामेट के जगह अगर वेलिन आ गया तो आपका जो डीएनए है वो थोड़ा सा अल्टर हुआ है, ठीक है। बीटा ग्लोबिन चेन आपका ग्लूटामेट से सिर्फ वेलिन हुआ है, लेकिन आपको सिकल सेल अनीमिया जैसी डिजीज हो जाती है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? यहाँ पे थोड़े से फ्रेम मतलब थोड़े से दो से ज़्यादा एक दो पेयर्स निकल गए, नाइट्रोजनस बेसल पेयर्स निकल गए, और इंसर्शन और डिलीशन होता है इसका। इंसर्शन और डिलीशन होता है मतलब मान लीजिए कि ये AUG, ठीक है, यही निकल के कहीं और जाके बैठ गया, ठीक है, तो वो इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ से हट गया, सिर्फ हट ही गया और वो दो चिपक गए, ठीक है, तो वो उससे आप बोलोगे कि डिलीशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। जेनेटिक म्यूटेशन दो तरीके की होती है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब थोड़ी सी गलती, जहाँ पे एक ही बस ग्लूटामेट से वेलिन बन रहा है, बीटा ग्लोबिन, लेकिन यहाँ पे लॉस और गेन ऑफ 1 और 2 पेयर्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें लॉस होता है। फ्रेम शिफ्ट में थोड़ी ज़्यादा चेन से आपके जो बेसेस है वो गायब हो जाएंगे। इंसर्शन और डिलीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ठीक है। नाउ वी विल कंसिडर द लैक-ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। अब ये लैक-ओपेरॉन मॉडल क्या रहता है? ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक-ओपेरॉन, ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम रहता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज रेगुलेटरी जिन, इनहिबिटरी जिन और स्ट्रक्चरल जिन, ठीक है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं इसमें, Z, Y और A, ठीक है। अब Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, Y बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज बनाएगा और A जिन ट्रांस असाइक्लेज बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक के स्ट्रक्चर जिन और रेगुलेटरी जिन होते हैं, यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया। अब हम इसी को देखते हैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से, जहाँ पे हमें ये देखना है, सी केस 1 में क्या हो रहा है बेटा, ठीक है। केस 1 में क्या हो रहा है? लैक्टोज, ठीक है, ओके। लैक्टोज जो था इसकी डेफिशिएंसी थी, ये नहीं था, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो आपका रिप्रेसर है, ठीक है, ये रिप्रेसर जो है ये आके बाइंड हो गया। कहाँ बाइंड हो गया? ये आपके ऑपरेटर में आके बाइंड हो गया, ठीक है। ये जो लैक्टोज था ये नहीं था, ठीक है, तो ये रिप्रेसर को रोक नहीं पाए। रिप्रेसर आया और रिप्रेसर बाइंड हो गया। कहाँ पे रिप्रेसर बाइंड हो गया? ऑपरेटर में। ऑपरेटर में ही बाइंड हो गया तो भैया काम कैसे होगा? ऑपरेटर ही तो काम करवा रहा था। क्या काम करा रहा था ऑपरेटर? आपके जो एंजाइम्स है, Z वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फिर Y वाला परमीएज, ट्रांससाइक्लेज, ठीक है, उसी के एक्चुअली लैक्टोज के डाइजेशन के लिए बन रहा है। लेकिन अब ये बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इनहिबिशन कहते हैं, इनहिबिशन इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर नहीं था तो ये इनहिबिट हो गया रिएक्शन। लेकिन अगर आपका इंड्यूसर प्रेजेंट रहता है तो इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर लैक्टोज ही है, ठीक है। इंड्यूसर लैक्टोज ने क्या किया? रिप्रेसर को जाके इनएक्टिवेट कर दिया। उसको बोला ए तू काम नहीं करेगा, ठीक है, तुम काम नहीं करोगे, तुम जाके बाइंड ही नहीं होगे। तो ये ऑपरेटर के पास जाके बाइंड नहीं हुआ। हमारा ऑपरेटर खुश मतलब काम तो होगा। अब काम क्या हो रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमीएज बनेगा, Z वाला बना रहा है, Z वाला जीन बना रहा है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y वाला बना रहा है आपका परमीएज और A वाला बना रहा है आपका
ट्रांस असाइक्लेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये काम हो गया। तो सबको लैक ऑपरेंट मॉडल में इतना ही याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज रिप्रेसर विल बी एक्टिव, और रिप्रेसर एक्टिव रहेगा तो ऑपरेटर काम नहीं करेगा, ऑपरेटर काम नहीं करेगा तो ZYA जो जीन्स बना रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ें, पर्टिकुलर एंजाइम्स, वो नहीं बनाएंगे एंड डाइजेशन वुड नॉट बी ऑकरिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इनहिबिशन एंड एक्टिवेशन, दैट्स इट। फर्दर वी सी DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब DNA को बेटा, DNA और जितने क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, इन सबको स्टडी करने के लिए एक्चुअली DNA, अब जैसे मान लीजिए कि पेरेंटल चेक कराना है मुझे, ठीक है, मेरे पेरेंट्स से मुझे मेरा DNA मैच करवाना है, ठीक है, तो ये प्रोसेस बेटा मैं कैसे करूँगी? ठीक है, तो ये प्रोसेस DNA फिंगरप्रिंटिंग से हो सकती है। कुछ क्राइम सीन्स हो रहे हैं, ठीक है, वो क्राइम सीन में जो खून मिला है उससे आपको क्रिमिनल को डिटेक्ट करना है, तो आपको उसका DNA देखना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे देखते हैं? तो दिस प्रोसेस DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी हेल्पफुल प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हैविंग दोज रिजल्ट्स। ठीक है, एलेक्स जेफरी नाम के जो इंसान थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोसेस बनाया और DNA फिंगरप्रिंटिंग को ही उन्होंने वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी कहा, दैट इज VNTR। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR। ओके, क्लियर है यहाँ तक के? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? DNA लाया, DNA को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से DNA सैंपल को तोड़ लिया, DNA को तोड़ लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया। ठीक है, फिर DNA सैंपल जो हमारा प्रेजेंट था उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला। आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मशीन होता है जहाँ पे आपका DNA, बेटा DNA इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रहता है और यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रहता है और आपके चार्ज को पास किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा DNA नेगेटिवली चार्ज रहता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है, और जो सबसे मॉलिक्यूलर वेट में सबसे लाइटर रहेगा वो सबसे आगे आ जाएगा, और जो मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा कम वेट वाला रहेगा वो पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे आप आपके DNA को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है यहाँ तक के? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन होता है, मतलब आपका जो DNA आ गया है उसको आप ट्रांसफ़र करते हो नाइट्रोसेलुलस के मेम्ब्रेन में, फिर नाइट्रोसेलुलस के मेम्ब्रेन में आप इंक्यूबेशन करते हैं विद द लेबल्ड प्रोब्स। लेबल्ड प्रोब्स नहीं डालेंगे तो आपको दिखेगा कैसे, राइट? तो वो दिखने के लिए आपके जो DNA फ्रेगमेंट्स है वो दिखने चाहिए, मतलब वो इन्फ्लोरेसेंस दिखाने चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप उसको प्रोब से लेबल करते हैं कि ये वाला मेरा टारगेट DNA था, ये समझ में आना चाहिए, और फिर आप उसको DNA फिंगरप्रिंटिंग एक्सरे करके देख सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू कंपेयर मल्टीपल DNAs, और सेम DNAs का आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर द स्टडी द DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी एसेंशियल। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा? एक्सट्रैक्शन को ही आप क्या कह सकते हो कि आप आइसोलेट किए, एक्सट्रैक्ट किए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से उसको DNA फ्रेगमेंट को इकट्ठा किया, फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज भी करना पड़ता है। ओके, सेंट्रीफ्यूज भी करना पड़ता है हमें। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, फिर आप ब्लॉटिंग टेक्निक्स कर रहे हैं, फिर आप प्रोब लेबलिंग कर रहे हैं, एंड देन यू आर गेटिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, आई होप दिस molecular basis of inheritance, this very interesting chapter, we have covered it within 1 hour. We have tried to cover it best for you. Okay, so I hope you have liked this lecture, and best of luck for your exams. Thank you.